मसीहा इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्ण नियोजित नहीं बल्कि अचानक हुआ कृत्य था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए उनके खिलाफ निर्णायक सबूत उपलब्ध नहीं थे। इस मामले में फैसला आने से पहले लखनऊ कोर्ट के आसपास सुरक्षा चाकचौबंद कर दी गई थी। विशेष सीबीआई अदालत द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। जोशी ने कहा, इससे साबित होता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर की घटना में कोई साजिश नहीं हुई थी। हमारा कार्यक्रम और रैलियां किसी साजिश का हिस्सा नहीं। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को बरी करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। शिवराज ने आगे कहा, आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। भारतीय न्यायपालिका की जय। विशेष सीबीआई अदालत द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं स्पेशल कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आडवाणी के मुताबिक इस फैसले से राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और बीजेपी के विश्वास व प्रतिबद्धता का पता चलता है। लखनऊ के विशेष सीबीआई अदालत ने 28 साल बाद बुधवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 लोगों को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया। इसकी जांच कर रही सीबीआई ने अदालत के सामने 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेज प्रस्तुत किए। हाथरस उत्तर प्रदेश की गैंगरेप पीड़िता के परिवार के पुलिस पर जबरन उसका अंतिम संस्कार करने के आरोप पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकर ने कहा कि पिता व भाई ने पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में ही करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है और परिवार के लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद वितरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला द्वारा बताई 80,000 करोड़ की लागत से असहमति जताई है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के अनुसार खरीद वितरण के लिए आवश्यक रकम उपलब्ध है। पूनावाला ने पूछा था कि क्या वैक्सीन खरीद वितरण के लिए सरकार के पास अगले 1 साल में 80,000 करोड़ होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस में गैंगरेप की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है जो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भारत की परिचालन बंद करते हुए दिए बयान पर भारत सरकार ने कहा है, देश के कानून की अवहेलना के लिए मानवाधिकार बहाना नहीं हो सकता। सरकार के मुताबिक एमनेस्टी भारतीय कानूनों की अवहेलना में लिप्त रहा है और मानवीय कार्य व सत्य की ताकत की चमकदार बातें सिर्फ अपनी गतिविधियों से ध्यान भटकाने की चाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन की राष्ट्रपति पद की पहली डिबेट के दौरान बिडेन ने कहा कि ट्रंप के पास कोविड-19 से निपटने की योजना नहीं है। जवाब में ट्रंप ने कहा, यह चीन की गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं पता कि भारत, चीन और रूस में कितनी मौतें हुई, वे सही आंकड़ा नहीं देते। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आने वाले महीनों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि वे मास्क वाला दशहरा, मास्क वाला छठ, मास्क वाली दिवाली मनाएं। वहीं आईसीएमआर के महानिर्देशक ने कहा कि आगामी त्योहारों व सर्दियों के मद्देनजर राज्यों को रणनीति बनाने की जरूरत है। नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से है। हालांकि चालू तिमाही में इससे सुधार देखने को मिलेगा। वर्चुअल इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि कोविड-19 महामारी से पहले धीमी हो रही थी। बैनर्जी के मुताबिक उन्हें नहीं लगता कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन पर्याप्त है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिचौलियों से घिरी यूपीए सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाई। तोमर के मुताबिक कांग्रेस ने 2019 में घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम समाप्त करने की बात की थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर मंच पर बोलते थे कि इस पर काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस अब मुकर रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 80,500 नए मामले मिलने से बुधवार सुबह देश में इसके कुल मामले बढ़कर 62,23,519 हो गए, जिनमें से 9,40,384 सक्रिय हैं। अभी तक कुल 51,84,723 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97,529 हो गई है। भारत ने लद्दाख के एलएसी की स्थिति पर चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कभी सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की 1959 की एक तरफा परिभाषित एलएसी की लोकेशन को नहीं स्वीकारा। पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर असहमति की शुरुआत 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनके चीनी समक्ष जोहू इल-लाही द्वारा लिखे गए पत्र से हुई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर कहा कि इसकी जांच अलग दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा, हो सकता है केंद्र सरकार को मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं था, इसलिए जांच दूसरी एजेंसी को सौंप दी गई थी। पवार ने आगे कहा, सीबीआई ने केस कहां तक सुलझाया हमें नहीं पता। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में लिखा है, हालांकि उनमें लक्षण नहीं है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। उनकी पत्नी श्रीमती उषा नायडू की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वह सेल्फ आइसोलेशन है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस GAVI के साथ साझेदारी के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सहित 92 देशों के लिए कोविड-19 के 10 करोड़ अतिरिक्त डोज बनाएगी। इस वैक्सीन को अधिकतम $3 प्रति डोज यानी 221 रुपए में बेचा जाएगा। वहीं एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स वैक्सीन को बनाने के लिए इंस्टीट्यूट को गेट्स फाउंडेशन से $15 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस कार्यक्रम के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। सिंह के मुताबिक IDIX4 फौजी पहल सैनिकों को आधुनिक विचारों को बढ़ावा देगा और हमारी सशस्त्र सेनाओं को भविष्य में परिवर्तन लाने में मदद करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर IPL 2020 में अपनी पहली जीत दर्ज की। यह सीजन में दिल्ली की पहली हार है। साथ ही हैदराबाद ने पिछले सीजन में लगातार 5 हार का सिलसिला खत्म किया। हैदराबाद के जॉनी बेयरस्टो ने मैच में सर्वाधिक स्कोर 53 बनाया, जबकि राशिद खान ने 4 ओवर 14 रन और 3 विकेट के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 94, वहीं निफ्टी 25 अंक की बढ़त के साथ हुआ। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1922 में मशहूर भारतीय फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।